हम्म, ठीक है। कुछ लोग और जुड़ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कमेंट करके आप लोग बताएं कितने लोग जुड़ गए हैं, कमेंट करके बताएं कैसा है, क्या चाहते हैं। वैसे मैं इसमें ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं क्या है और ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होती हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम क्या है, और भी हम लोग सीखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या होती है और उस आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, तो आज हमें क्या क्या देखना है। ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक, रिडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के नियम, ऑक्सीकरण संख्या निकालना, आयन इलेक्ट्रॉन विधि क्या होती है, उसके क्या नियम हैं, और उस नियम के द्वारा हम सीखेंगे किसी भी दी हुई समीकरण को बैलेंस करना। कुछ काम नहीं कर रहा क्या? जो लोग जुड़ गए हैं कमेंट करते रहे, पता चले कितने लोग जुड़े हैं, फिर उसी हिसाब से हम स्टार्ट करें, नहीं तो छूट जाएगा तो फिर नहीं अच्छा रहेगा। अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम संख्या में लोग जुड़ पाए हैं। 8-10 लोग ही जुड़े हैं, तो इतने अब से नहीं, और तुम्हारे साथी जुड़ जाएं। थोड़ा सा कमेंट करके लिंक भी शेयर करिए अपने साथियों को, और हमें कमेंट करके बताओ। तभी हम जा गए, सो गए क्या? क्या सो नहीं कर रहा है इसमें बड़ी ठीक। चलो अच्छा, जरा लिंक शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, ग्रुप पर डाल दीजिए। जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं ग्रुप पर डाल दें, जिससे कि और लड़के भी जुड़ जाएं। अभी काफी कम संख्या में जुड़े हुए हैं, ग्रुप पर डाल दें जिससे कि और लड़के भी जुड़ जाएं। अभी काफी कम संख्या में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जरा शुक्ला जी से बात कर लो। देखिए, चैप्टर में ऑक्सीकरण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पूछी जाती है, अपचयन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पूछी जाती है, ऑक्सीकारक क्या होते हैं इसकी परिभाषा पूछी जाती है, अपचायक क्या होते हैं इसकी परिभाषा पूछी जाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, खूब अभिक्रिया पूछी जाती है। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले छोटे छोटे प्रश्न हैं, एक एक दो दो नंबर के। इन्हें हमें अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा। देखिए, एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीजों को समझने का प्रयास करिए। देखिए, यहां पर हमने Fe के ऊपर प्लस चार्ज लगाया है 2, और इधर Fe के ऊपर प्लस चार्ज कितना लगा है 3, तो 2 से कितना हो गया है 3, एक बढ़ गया ना प्लस, तो एक प्लस बढ़ जाने का मतलब है कि इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अगर प्लस में चार्ज बढ़ जाए तो हम क्या कहेंगे, इसका ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। इसी प्रकार से यहां देखिए, हमने रिएक्शन को थोड़ा सा रिवर्स में कर दिया। अब पहले से था Fe3+ और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो बच गया
आपका Fe2+। हाँ, ये दोनों ठीक है। ये वाला मिलाओ, 277 है लास्ट में। हाँ ठीक है। तो यहां पर 3+ से अब कितना प्लस हो गया? 2, यानी प्लस में कम हो गया, आवेश कम हो गया, प्लस का आवेश क्या हो गया? कम हो गया है। तो अगर प्लस में कम हो जाए तो क्या कहा जाएगा? इसका अपचयन हो गया। तो Fe3+ का Fe2+ में क्या हो गया? अपचयन हो गया है। ठीक। अच्छा, वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक। वे पदार्थ जिनका अपचयन होता है क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है क्या कहलाते हैं? अपचयक कहलाते हैं। उल्टा बात है दोनों की, एक दूसरे के उल्टा बात है। ठीक है। अब देखिए ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है। तो ऑक्सीकरण में देखिए Fe2+ से Fe3+ कैसे बना? जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, Fe ने जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तब यह जाकर के Fe3+ बना। तो 2 से 3+ में पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। और यहां पर अपचयन में आपने क्या देखा कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तब ये बना Fe2+ में। इसका मतलब क्या होगा? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक आधार पर कहें ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होती है, तो हम क्या बताएंगे कि ऑक्सीकरण में पदार्थ या तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और अपचयन में क्या हो गया? अपचयन में पदार्थ या तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक। तो हम समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक आधार पर क्या होता है। और इससे पहले जो हमने आधार बताया था, ये जो संख्या लिखी होती है यही संख्या ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर क्या परिभाषा बनी कि ऑक्सीकरण में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है और अपचयन में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। ये बातें क्लियर हो गई। तो एक ही एग्जाम्पल से आपने ऑक्सीकरण और अपचयन की दो परिभाषाएं आपने समझा, एक तो इलेक्ट्रॉनिक आधार और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या का आधार। अब यह रिएक्शन जो हमने लिखा है, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले रिएक्शन है। चाहे जब आप 2-3 साल का पेपर उठा लीजिए, ये रिएक्शन पूछी जाती है, यही पूछी जाती है। 2HgCl2 plus SnCl2 gives out Hg2Cl2 plus SnCl4। या तो यह इस फॉर्म में दी हुई होगी या फिर इसका दूसरा फॉर्म है Hg के ऊपर 2+ Sn के ऊपर 2+ गिव्स आउट Hg+ और Sn के ऊपर 4+। ये जो प्लस संख्या है ये क्या होती है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, Hg2+ कहे चाहे HgCl2 कहे, एक ही बात है। तो यहां पर 2 से इसकी घट करके कितनी हो गई ऑक्सीकरण संख्या? 1 हो गई। तो कम पड़ गई ना, तो कम पड़ने को हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो इस Hg2+ का क्या होगा? अपचयन हो गया, यानी HgCl2 का अपचयन हो गया। HgCl2 का अपचयन हो गया। किसमें अपचयन हुआ? Hg2Cl2 में हुआ। इसका अपचयन हुआ, लेकिन किस पदार्थ में हुआ? अपचयित होकर के क्या बन गया? Hg2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड। यह है मर्क्यूरिक क्लोराइड। इक में वैलेंसी ज्यादा होती है, अस में वैलेंसी कम होती है। तो यह है आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड और यह है मर्क्यूरस क्लोराइड। अच्छा, यहां पर देखिए Sn की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर कितनी है? प्लस की 2। और यहां पर कितनी है? प्लस की 4। तो 2 से 4 हो गई, यानी बढ़ गई। तो बढ़ने पर इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो Sn2+ का ऑक्सीकरण होकर के क्या बन गया? Sn4+। या दूसरे शब्दों में कहें SnCl2 ऑक्सीकृत होकर SnCl4 इसने बना दिया। तो इसका क्या होगा? SnCl2 का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। SnCl2 का ऑक्सीकरण हो गया, वही हमने लिख दिया। इसका क्या हो गया? ऑक्सीकरण। अच्छा देखिए, इसके ऑक्सीकरण
अपने आप तो होगा नहीं। इसके ऑक्सीकरण का कारण कौन बना? कारण बना ये है, HgCl2 कारण बना। इस अगर HgCl2 ना होता तो SnCl2 का ऑक्सीकरण नहीं होता। तो इसके ऑक्सीकरण का कारण कौन बन रहा है? HgCl2 बन रहा है। कारण माने कारक, ऑक्सीकरण का कारक, दैट इज ऑक्सीकारक। इसके अपचयन का कारण कौन बन रहा है? SnCl2 बन रहा है। तो इसके अपचयन का कारण बन रहा है SnCl2, यानी अपचयन का कारक बन रहा है SnCl2, इसलिए हो गया अपचायक। ठीक, SnCl2 को कहते हैं स्टेनस क्लोराइड, अस में वैलेंसी कम 2, और SnCl4 को कहते हैं स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं आपको रिडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होता है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की साथ साथ होने वाली अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने के कौन कौन से नियम हैं। देखिए ये सब नियम यहाँ पर हमने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला नियम ये है कि असंयुक्त अथवा मुक्त अवस्था में जब कोई किसी से जुड़ा हुआ ना हो, जैसे अपने में ही अणु हो, जैसे हम कह लें कि Cl2 है, H2 है, O2 है, N2 है, ठीक, Zn, Br, F, ये किसी से अगर जुड़े हुए नहीं है तो इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। पहले आप सारे नियम समझ लीजिए, मैं भी बाकी एग्जाम्पल से बताता हूं। प्रथम, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग की ऑक्सीकरण संख्याएं क्रमशः 1, 2 और 3 होती हैं। प्रथम वर्ग का अगर कोई है तत्व तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होगी, द्वितीय वर्ग का है तो 2 होगी, तृतीय वर्ग का है तो 3 होगी। अब आप पीरियोडिक टेबल आप पढ़ ही चुके हैं तो वर्ग आप जानते हैं। फिर अगली बात आती है कि हाइड्रोजन के किसी भी यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अगर हाइड्राइड है, हाइड्राइड का मतलब अपने ही वर्ग से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट ए में है, अगर फर्स्ट ए में ही किसी तत्व से जुड़ा हुआ है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तो फिर हाइड्राइड कहलाएगा। तो वहां पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ठीक, और हाइड्रोजन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं ये -1 होती है। एक चीज छूट गई है, हाँ यहाँ ऑक्सीजन वाला छूट गया। ऑक्सीजन के सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। लेकिन अगर कोई पराक्साइड है, लिथियम पराक्साइड, बेरियम पराक्साइड, तो पराक्साइडों में यह -1 होती है। हाइड्रोजन तत्व जितने भी होते हैं FCl, Br, I, ये सब हाइड्रोजन तत्व होते हैं। F है, Cl है, Br है, I है, F, Cl, Br और I, ये जितने भी तत्व हैं ये हाइड्रोजन तत्व कहलाते हैं। ये कहीं पर भी जुड़े हैं तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? माइनस की। कहीं पर अगर जुड़े हैं तब, अदरवाइज सिंगल है, किसी से नहीं जुड़े हैं तब तो फिर 0-0 ही होगी। जैसे हमने यहाँ पर कहा प्रत्येक मुक्त अवस्था में प्रत्येक तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। जैसे Cl2 मुक्त अवस्था में होता है, F2 मुक्त अवस्था में हो जाएगा, I2 मुक्त अवस्था में हो जाएगा, तो इनकी सबकी क्या हो जाएगी? 0-0-0 हो जाएगी, है ना। Zn किसी से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब Zn की 0 हो जाएगी। ठीक, Mg किसी से नहीं जुड़ा है, इसका मतलब 0 हो जाएगी। तो ये मुक्त अवस्थाएं कहलाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में किसी यौगिक की समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। अगर सबको हम जोड़ दें तो उनका योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, किसी यौगिक की समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0 होता है। अभी देखो मैं नियम ही बता रहा हूं, अपने साथियों को और शेयर कर दीजिए, जिससे कि जब मैं अभी एग्जाम्पल आपको हल करवाऊं तो वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो लिंक को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, और आप लोगों में से जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लें,
इससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी, तो ये बार बार कहना नहीं पड़ेगा, नहीं जुड़ जाइए जुड़ जाइए जुड़ जाइए, ये सब कहने का झंझट खत्म हो जाएगा। आपके पास लिंक पहुंची, आप सीधे जुड़ ही जाएंगे। चलिए, किसी यौगिक की समस्त आक्सीकरण संख्याओं का योग शून्य होता है। मान लिया कोई हमारे पास कंपाउंड है, मान लिया हमने कहा KMnO4, तो इन सबका K की और Mn की और O की सबको मिला करके जोड़ कितना होगा? शून्य होगा, सबका योग शून्य होगा। यह एक नियम बनता। अभी मैं एग्जाम्पल और बताऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर किसी आयन की आक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। जैसे मैं बात करूं कि Cl माइनस आयन, या मान लिया हमने कहा Br माइनस आयन, ठीक, माइनस, या हमने कहा Na प्लस आयन, Na प्लस, तो यहाँ पर Cl आयन की कितने? -1, Br की -1, Na की +1। तो वही बात कहा गया है, किसी आयन की आक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। अगली बात है, किसी बहुसंयोजक आयन की समस्त आक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर। मान लिया आयन कोई ऐसा है जिसमें दो या दो से अधिक मान लिया तत्व मिले हुए हैं, परमाणु है। जैसे मान लिया हमने कहा कार्बोनेट आयन, ठीक है, कार्बोनेट, तो इसमें C और O और इनको सबका जोड़ उस पर उपस्थित आवेश के बराबर, यानी आवेश कितना है? -2, तो -2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे हमने कहा SO4 पर डबल माइनस, तो इसका मतलब S का प्लस O का, जितने इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा? 2 माइनस के, यानी -2 के बराबर होगा। तो किसी बहुसंयोजक आयन की समस्त आक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। मान लिया NO3 माइनस आयन हो गया, मान लिया हम कहें कि NO3 माइनस, NO3 पर 1 माइनस, तो इसका मतलब N का जो भी आक्सीकरण संख्या है प्लस O की जो भी है, O के 3 है, 3 परमाणु 3O, इन सब का योग कितना हो जाएगा? इन सब का योग हो जाएगा -1। तो कहने का मतलब ये होगा कि किसी बहुसंयोजक आयन की समस्त आक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इतने नियम हैं हमारे आक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, इसके बाद में थोड़े से नियम और बता ले, फिर आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, थोड़े नियम और बता ले। अगला है आयन इलेक्ट्रॉन विधि से हम समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। तो आयन इलेक्ट्रॉन विधि से समीकरण को संतुलित करने के लिए हमारे पास ये कुछ खास नियम हैं। देखिए, पहली बात क्या है कि सर्वप्रथम दी हुई अभिक्रिया को आयनिक फॉर्म माने रूप, आयनिक रूप में लिखते हैं। जैसे अभी आपने देखा था SnCl2 प्लस 2HgCl2 गिव्स आउट SnCl4 प्लस Hg2Cl2, फिर हमने उसको आयन के रूप में लिखा था। तो ऐसे ही कोई भी रिएक्शन दी हुई होगी उसको हम क्या लिखेंगे? आयनिक फॉर्म में लिख लेंगे। ये पहला काम करना होगा। फिर उसमें ये पहचान ले कि किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। जैसे अभी हमने उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन आपको लिखे थे SN वाले रिएक्शन में जो था, उसमें हमने लिखा था ना, इसका ऑक्सीकरण हुआ इसका अपचयन हुआ। तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ। फिर इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि किसी एक अर्ध अभिक्रिया को लिखें, चाहे ऑक्सीकरण को पहले लिख लें और चाहे अपचयन अर्ध अभिक्रिया को, आधी आधी रिएक्शन कहलाती है, अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। किसी एक को पहले लिखेंगे, लिखने के बाद में उसको हम संतुलित कैसे करेंगे उसके कुछ नियम है यहाँ पर। ये नियम बताए गए संतुलित करने के 5 नियम है यहाँ पर। क्या है? जो भी है, ऑक्सीजन परमाणु को सबसे पहले हम ये देखें दोनों तरफ कि किधर ऑक्सीजन कितने हैं। जिधर जितने कम हों, मान लिया एक तरफ 10 है दूसरी तरफ 8 है, तो कितने कम हुए? दूसरी तरफ 2 कम हुए। तो जितने कम हो इधर उधर उतने ही H2O जोड़ दो, जल के अणु जोड़ दो, उधर उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं, जल के अणु, ठीक। जिधर जितने ऑक्सीजन कम हो उधर उतने ही जल के अणु जोड़ देते हैं। फिर दूसरा बात, क्रम वाइज चलेंगे, इसमें कोई बट इधर उधर नहीं करेंगे। फिर दूसरी बात आती है कि हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित करें।
जब जल जोड़ोगे तो उसमें H बढ़ जाएगा। आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया लेकिन H बढ़ जाएगा। अब दोनों तरफ H देख लो, बाएं तरफ H परमाणु कुल गिन लो और दाहिने तरफ गिन लो कुल कितने हुए। गिनने के बाद में देखो जिधर H प्लस कम हो, जिधर H कम हो उधर उतने ही H प्लस जोड़ते हैं, H प्लस, H के ऊपर प्लस चार्ज, उतने ही H प्लस जोड़ते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद में जब ये दोनों काम हो जाए तो फिर देख लो कोई ऐसा अन्य परमाणु तो नहीं जो कि बराबर में नहीं है। अगर है ऐसा तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ना हो तो बराबर कर लेते हैं उसको। और जब ये सब बराबर हो जाए O H और अन्य परमाणु जनरली बराबर हो ही जाते हैं, शायद ही किसी अभिक्रिया में ऐसा करना पड़े, नहीं तो हो ही जाते हैं। फिर अगली बात आती है कि आवेश जब सब संतुलित हो जाएं तो हम किसको संतुलित करेंगे? आवेश को संतुलित करेंगे। आवेश संतुलित करने के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? आवेश संतुलित करने के लिए जिधर प्लस आवेश की अधिकता हो, आप एक ही बात याद रखो, जिधर प्लस आवेश की अधिकता हो जितने, उधर उतने ही आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। जिधर प्लस आवेश की अधिकता हो जितने, उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो जब इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन पर होता है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अब जब ये सब काम हो जाए तो उसको आप अभिक्रिया नंबर 1 डाल दीजिए। फिर इसी प्रकार से दूसरी अर्ध अभिक्रिया को हल कर लेते हैं, दूसरे को उतार लीजिए और इन्हीं पॉइंट को लेकर के चले, दूसरे को भी हल कर लें। अब दो आपकी रिएक्शन हो गए, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2। फिर देखा जैसे हम लोग बीजगणित में रिएक्शन को सॉल्व करते थे, एक्स का मान या वाई का मान निकालना होता था ना, तो किसी एक को बैलेंस करते थे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर, अच्छा जब आप ऐसा काम करेंगे तो एक रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन बाईं ओर जुड़ रहा है तो दूसरी में दाईं ओर ही जुड़ेगा, ये बिल्कुल तय बात है। तो आप पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन के जो इलेक्ट्रॉन के जो गुणांक हैं उनके विपरीत गुणांक से आप दोनों रिएक्शन को गुणा करके जोड़ करके लिख दो और जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, बाकी आपकी फाइनल अभिक्रिया हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इतना ही है। इतने नियमों से हम कम से कम 6 नंबर तो पा ही जाएंगे, कम से कम 6 से 8 नंबर तक ये पूछा जाता है, आप समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी आपकी संख्या जो है ये बताती है कि आप बिल्कुल लापरवाह की श्रेणियों में हैं। आप नहीं, आप तो जुड़े ही हैं, आपके साथ ही लापरवाह की श्रेणी में हैं। तो जरा एक बार उनको पुनः उनको बता दीजिए, अपना अवगत करा दीजिए, जो आपके साथी हो उनसे कहिए तुरंत जुड़े। अब मैं बताने जा रहा हूं, इतनी थ्योरी तो हो गई, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं चलता हूं सवालों पर। चलिए जल्दी से जुड़िए। देख रहे हैं कौन कौन आ गए। जितेंद्र पाल, ठीक है। फिर ये है कृतिका श्रीवास्तव, ठीक। अच्छा, फिर ये है सर्फ, कौन है? स्कार्फ, है स्कार्पाल, स्कार्फ आल गेमिंग, खूब गेम खेलो, ठीक है, गेमिंग बड़े अच्छे हैं। फिर और कौन है? अच्छा, और कौन है? जितेंद्र हैं, अच्छा चलो ठीक है, जो भी हैं। विकास पोरवाल हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात, जितने हैं उतने अच्छी बात। हाँ, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब देखिए, जैसे हमको हमारे पास कोई कंपाउंड है, हमारे पास, मान लिया हमारे पास है H2SO4, ठीक है, और इस H2SO4 में S को अंडरलाइन कर दिया है और कहा है कि बताओ इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो हमको अगर अब नियम मालूम है तो हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब ये इस यौगिक में हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और सल्फर तो है ही। तो जिसकी हमें मालूम है, कहाँ से मालूम है? नियमों से मालूम है। हमने आपको पढ़ाया है, बताया है नियम में कि हाइड्रोजन के यौगिकों में हाइड्रोजन की कितनी होती है? प्लस की 1 होती है। तो प्लस की 1 यानी 1 प्लस नहीं लिखा जाएगा, 1। इसके कितने परमाणु हैं?
इसके हैं 2 परमाणु, तो 1 इंटू 2 प्लस जिसकी ना मालूम हो या जो अंडरलाइंड है उसको हम x मान लेते हैं। तो हम इसमें सल्फर की कितनी मान लें, x मान लें, x मान लें प्लस। ठीक, इसके बाद में ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। इसके कितने परमाणु हैं, इसके हैं 4 परमाणु। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन के सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की -2 होती है, नियम में अभी पढ़ाया गया है। जितने परमाणु हो उतने से गुणा कर लीजिए। अब इनका सबका कोई इस पर चार्ज तो है नहीं, जब कोई चार्ज नहीं है तो इन सबका योग कितना होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसी समीकरण को हल करना है, बाकी कुछ नहीं। तो कितना हो जाएगा, 2 + x - 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 बराबर 0। तो x - 6 इधर घट जाएगा, x - 6 बराबर 0। तो x बराबर कितना, +6 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, +6। अच्छा, सल्फर के यौगिकों में जो भी जनरली पूछा थे सब में 6 ही मिलती है। आप कभी और भी देखेंगे अगर कहीं, तो वहां पर भी आप पाएंगे कि 6 ही जनरली मिलती है। इस चीज का भी ध्यान रखें। तो ये एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम और ले लें। जैसे हमने कहा, अभी मैंने लिखा था एग्जाम्पल में KMnO4, KMnO4 में Mn की पूछ रहा है। ठीक है, तो K पोटेशियम किस वर्ग में है, फर्स्ट ग्रुप में है। फर्स्ट ग्रुप में है तो इसकी कितनी होगी, 1 होगी, तो 1 प्लस। अब बात आती है Mn की। Mn की हमको नहीं मालूम है तो Mn की हम x मान लें प्लस। अच्छा, ऑक्सीजन की, हाँ, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। कितने परमाणु है इसके, 4 हैं, 4 से गुणा कर दिया। सबका जोड़ कितना लिखे हैं, 0 लिखे, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, तो बराबर 0। ठीक, तो यहां से देखिए 1 + x - 8 = 0। इसका मतलब क्या होगा, 1 + x - 4 दूनी 8 बराबर 0। तो इसका मतलब x - 7 बराबर 0। तो x बराबर उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7। x बराबर +7। ठीक, ये भी समझ में आ गई होगी बात। इसी प्रकार से अगर हम कहें MnO4 पर एक माइनस, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा Mn की बताओ, तो कोई बात नहीं, Mn की कितनी नहीं मालूम है तो हम x मान लें, x प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। कितने परमाणु है इसके, 4 बराबर इस पर उपस्थित आवेश कितना, -1। आवेश कितना, -1। तो अब देखो यहां से कितना हो जाएगा, x - 8 बराबर -1। तो x बराबर हो जाएगा -1 + 8। तो x बराबर देखो +7। तो यहां से भी +7 आया और यहां से भी +7 आया। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3। तो आप समझ गए कि अगर आवेश है तो जितने भी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेश के बराबर हो जाता है। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम कहें कि HNO3 में N की बताओ, HNO3 में N की बताओ। तो चलिए देखते हैं। H की हमको मालूम है होती है 1 प्लस N की नहीं मालूम है, कितना मालूम है, X प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। कितने परमाणु है, 3 बराबर कितना होगा, 0। ठीक, तो हो जाएगा 1 + x - 3 दूनी 6 बराबर 0। तो हो जाएगा 1 प्लस का है और 6 माइनस का है, इसका मतलब कितना बचेगा, x - 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +5 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम कोई भी होगा हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी एग्जाम्पल आप अपनी किताब से ढेर सारे एग्जाम्पल सबको आप पढ़ते रहिए। जैसे मान लिया हम आपसे कहें कि बताओ
आप H2S में S की बताओ, तो क्या करेंगे, S की निकालना है, S की निकालना है। H की कितनी होती है 1, 1 इंटू 2 और प्लस X बराबर कितना हो गया 0 हो गया, तो X बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कोई भी हो XYZ, कोई ऐसा आवश्यक नहीं, चाहे जिसका भी हम कहें, तो सभी का निकल आएगा। ठीक, हाँ एक बात यह है कि अगर हम आपसे कहें कि Cl2 है तो इसमें Cl की कितनी हो जाएगी, तो फिर 0 हो जाएगी, जैसा कि हम अभी नियम में बता रहे थे आपको। ठीक है, मान लिया अगर कहीं पर लिखा Zn प्लस 2HCl बराबर ZnCl2 और प्लस H2 मान लिया कुछ ऐसा लिखा है, Zn प्लस 2HCl गिव्स आउट ZnCl2 प्लस H2 लिखा, तो यहाँ पर Zn किसी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, मुक्त अवस्था में है, इसलिए इसकी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसलिए Zn की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो Zn की यहाँ पर हो जाएगी 0 और H और Cl में H की +1 होती है और Cl की -1, तो कुल मिलाकर के 0 हो जाएगी, इस पूरे कंपाउंड की 0 हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर ZnCl2 में Cl की चूंकि हैलोजन तत्व है, हैलोजन की होती है ZnCl2 को हम इधर निकाल दें, ZnCl2 में हमको Zn की निकालना, तो Zn की X मान लो प्लस Cl की होती है -1 क्योंकि Cl हैलोजन तत्व है, तो हैलोजन की -1 हो जाएगी, इसके कितने परमाणु हैं 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा X बराबर +2, तो यहाँ पर ZnCl2 में Zn की कितनी हो जाएगी +2 हो जाएगी और H2 की कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए होंगे आसानी से। अनुभव जुड़े, चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल पाएंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल आप वहां से देखिए। बाकी मैंने कल कुछ हमने उदाहरण बताए थे जो कि इम्पोर्टेंट है, कल का मतलब पिछले लेक्चर में, तो वो इम्पोर्टेंट है, उनको भी देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली चीज पर। अगला है, अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। जैसे मान लिया हमने कहा KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस FeSO4 gives out Mn डबल प्लस Fe2SO4 का थ्राइस और प्लस H2O। मान लिया ये कोई इक्वेशन दी हुई है और इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करें कि पहले इसको आयनिक फॉर्म में लिख लें, तो ये हो जाएगा, जब हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो K का प्लस और MnO4 पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये MnO4 माइनस हो जाएगा, K प्लस अलग कर दीजिए, उसको नहीं लिखने की जरूरत है। फिर H2SO4 को भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बैलेंस करने पर आ जाएगा। हम मेन कंपाउंड जो है उसको लिख लेते हैं प्लस FeSO4 में Fe की कितनी होगी, SO4 जो आयन होता है जो आपने पढ़ा है कितनी चार्ज होता है SO4 पर, डबल माइनस चार्ज होता है, तो SO4 आयन की -2 गई तो इसकी Fe की क्या हो जाएगी +2, तो यहाँ पर है +2 गिव्स आउट, ये Mn हो जाएगा +2 Mn +2 प्लस Fe2SO4 के थ्राइस में आप Fe की निकाल लें, जरा हम देखते हैं। देखिए हमारे पास है Fe2SO4 का होल थ्राइस, तो Fe2 यानी 2x और प्लस SO4 की होती है -2, कितने हैं 3 है बराबर 0, तो यहाँ पर 2x - 6 = 0, दैट इज x = ये हो जाएगा +3, तो यहाँ पर Fe की कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी, Fe +3 और प्लस इसको हम H2O को भी छोड़ देते हैं, उससे हमारा नहीं मतलब। अब आप क्या पाते हैं, अब अगर Mn की यहाँ पर निकालना हो तो अभी हमने Mn की निकाल करके बताया था, कितनी आई थी +7। चलिए मैं अब यहाँ पर लिख देता हूं जिसकी जितनी है, Mn की +7, यहाँ पर Mn की +2 हुई, ये 7 कैसे हुए, अभी इससे पहले हमने यही एग्जाम्पल बताया था।
तो 7 से 2 हो गई, यानी घट गई। घट गई तो इसका क्या हो गया, अपचयन। तो ये हो गया अपचयन अर्ध क्रिया। अपचयन अर्ध क्रिया या अभिक्रिया एक ही बात। और यहां पर Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हुआ, यानी इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ठीक से लिख दो। ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया, ठीक है, बोल रहा हूं, ध्यान देना। ऑक्सीकरण अर्ध क्रिया। जो लोग ना समझ पाए तो इसको आप फर्स्ट डाल लीजिए और इसको डाल लीजिए सेकेंड, अगर कुछ दिक्कत आए तो ना पहचान पाओ तब के लिए बता रहे हैं। ठीक, इतना काम कर लिया। अब जब इतना काम हो जाए तो फिर हम लोग क्या काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक एक, चाहे पहले हम अपचयन को लिख लें और या फिर ऑक्सीकरण, किसी एक को लिख लेते हैं। तो हमने डाल लिया, यहां पर हमने लिख लिया फर्स्ट। फर्स्ट अर्ध क्रिया, इसको हमने फर्स्ट डाला था ना, तो हमने लिख लिया फर्स्ट अर्ध अभिक्रिया। अब इसी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, के MnO4 पर एक माइनस गिव्स आउट Mn प्लस प्लस। अब आप क्या पाते हैं, इधर तो है ऑक्सीजन के कितने, सबसे पहले ऑक्सीजन बराबर करते हैं। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 4, और इधर एक भी नहीं है, तो जिधर नहीं है उधर उतने H2O जोड़ दें। तो हम क्या करेंगे, O परमाणु संतुलित करें। O परमाणु संतुलित करने पर तो O संतुलित करोगे तो जिधर कम है उधर उतने H2O जोड़ो, तो हो जाएगा MnO4 गिव्स आउट Mn प्लस प्लस प्लस, इधर कितने कम है ऑक्सीजन, 4, तो 4 H2O जोड़ दो, 4 H2O। ठीक, अब आप क्या देखोगे कि इधर 4 दूनी 8 H ज्यादा हो गए, तो जिधर कम है यानी इधर कम है तो इधर 8 H प्लस जोड़ दो। तो इसका सेकंड स्टेप हुआ H परमाणु संतुलित करने पर। H परमाणु संतुलित करने पर, तो जब हम संतुलित करेंगे इसको, जब हम इसको संतुलित करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा आपको। अभी मैं लार्ज कर दूंगा तब देख लेना जितना छोटा हुआ, ठीक है। तो ऐसा करने पर थोड़ा सा दिखाई पड़े हल्का सा, चलिए अब दिख रहा होगा। अब ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, जब हम H परमाणु संतुलित करेंगे तो इधर 8H प्लस जोड़े बाएं साइड में, तो हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस कितने H प्लस जोड़े, 8H प्लस, 8H प्लस गिव्स आउट Mn डबल प्लस प्लस 4H2O। अब आप देख लो, चेक करो, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 8, Mn का 1, Mn का 1, सभी परमाणु संतुलित हैं। जब सब परमाणु संतुलित हो जाए तो फिर अगला स्टेप कहता है आवेश संतुलित करो। आवेश में देखो, चेक करो, इधर 1 माइनस और 8 प्लस के, 1 माइनस 8 प्लस, यानी एग्रीगेट इफेक्ट रहा 7 प्लस, 7 प्लस इधर है और इधर प्लस के कितने हैं, 2। जिधर हमने कहा जिधर प्लस के ज्यादा हो उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। कितने ज्यादा हैं, देखो फिर से चेक करो, इधर है 7, इधर है 2, कितने ज्यादा है, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो इसमें। तो आवेश संतुलित करने पर, आवेश संतुलित करने पर, तो हो जाएगा MnO4 पर एक माइनस प्लस 8H प्लस प्लस कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, गिव्स आउट Mn प्लस 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 4H2O। अब ये बराबर होगा, इसलिए इस पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इतना काम कर लीजिए। कहो तो मैं इधर पहले मैं इसको लार्ज कर दूं, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर नीचे वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए।
दिख रहा होगा, ठीक। और अब मैं इसको बढ़ा देता हूं, लिख लीजिए, ठीक। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पर। इक्वेशन नंबर 2 यानी सेकंड अर्धाभिक्रिया। चलिए अगले पेज पर हम जा रहे हैं, अगले पेज कैसी पर हम देखते हैं आगे। हाँ, अब हम लेते हैं सेकंड अर्ध क्रिया, सेकंड अर्ध अभिक्रिया, ठीक। जल्दी से इसको समझे। तो सेकंड में क्या था, देखो Fe डबल प्लस था लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या था, Fe ट्रिपल प्लस। मुख्य वाला ही लेते हैं। तो इसमें कुछ और है ही नहीं, ना तो ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, केवल क्या है, आवेश। तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल आवेश संतुलित करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए क्या केवल बराबर करना, आवेश। तो हम लिखेंगे आवेश संतुलित करने पर। तो क्या हो जाएगा, जिधर प्लस के ज्यादा हो उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। कितने ज्यादा हैं, एक ज्यादा है, क्योंकि इधर 3 प्लस है इधर 2 प्लस है, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। अब ये हो गई आपकी सेकंड अभिक्रिया। देखिए पहले में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 5, और दूसरे में कितने हैं, 1। हमने कहा था एक में अगर बाएं साइड में आएगा तो देखो दूसरे में किधर आ गया, दाएं साइड में आ गया। दोनों को इस प्रकार से गुणा करें, यानी इसके गुणांक से इसको गुणा कर ले, इसके गुणांक से इसको। इसका गुणांक कितना है, 1। तो 1 से इसको गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं। तो हम कह लें आवेश संतुलित तो हो ही गया है। अब हम इसको कितने से गुणा कर ले, 5 से, और इसको 1 से गुणा करके लिख ले इसी के नीचे। चलिए उसको 1 से गुणा किया नहीं, वही बनी रही, तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा MnO4। जब 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा, और इसको 5 से गुणा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5Fe प्लस प्लस गिव्स आउट 5Fe ट्रिपल प्लस, ट्रिपल प्लस प्लस 5E माइनस। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड है, चाहो तो सेकंड ही रखो, या इसको आप थर्ड भी कह सकते हो। अब आप अगर थर्ड कहा है तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दो, अदरवाइज सेकंड ही नाम दिया है तो इसी को जोड़ दो। तो आप जानते हैं ये गिव्स आउट का मतलब बराबर, बराबर के बाएं साइड में और दाहिने साइड में अगर संख्या समान है तो वो आसानी से कट जाती है। तो समीकरण 1 और इस 2 को, नई वाली 2 को, या जिसको हमने 3 कहा, जब जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये बाएं साइड में 5 हैं और ये दाहिने साइड में 5 है, ये जाएंगे कट। अब आपकी रिएक्शन क्या बनी, हाँ, अब आपकी जो नई रिएक्शन बन रही है वो देखिए आपकी मिली MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस, एक के सारी चीजें लिख लिया करो जिसे छूटने ना पाए, 8H प्लस प्लस, अब बाएं साइड में इसमें तो नहीं कुछ है, इसका बाएं साइड में 5Fe डबल प्लस, 5Fe डबल प्लस गिव्स आउट। इधर क्या है, Mn डबल प्लस, Mn डबल प्लस प्लस, और क्या है 4H2O, 4H2O है, और प्लस उधर तो कुछ बचा नहीं उसमें, दूसरे काम लिख लो। ऐसा करने से छूटता नहीं है, नहीं तो छूट जाता, आधा इधर आधा उधर का लिखोगे तो छूट जाएगा। फिर है 5Fe ट्रिपल प्लस, 5Fe ट्रिपल प्लस, आपका यही उत्तर है। अदरवाइज क्या कर सकते हो, जो आपका जिस फॉर्म में था, जितना आपने वहां पर छोड़ा था शुरुआत में, उसको इसी में जोड़ दीजिए। तो MnO4 के साथ में क्या जुड़ा था, K जुड़ा था, तो फिर ये क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका K MnO4 पर 1 माइनस प्लस H के साथ में क्या जुड़ा था, H2SO4 था, तो हो जाएगा 8H2SO4 प्लस Fe के साथ में क्या था, SO4 था,
तो हो जाएगा 5Fe2 Fe2SO4 नहीं FeSO4 था FeSO4 gives out Mn डबल प्लस प्लस ये हो जाएगा 5Fe2SO4 का थ्राइस और प्लस 4H2O। अब आप क्या पाएंगे कि यहां पर देखिए हाइड्रोजन है 8 दूनी 16, ठीक। तो और इधर Fe और Fe बराबर नहीं है, तो Fe और Fe बराबर नहीं है तो हम क्या काम करें, इसको हम 10 कर ले, 5 है ना, तो फिर हम 10 कर ले। तो हम ये काम कर सकते हैं, कहीं देखें और गलत तो नहीं, 16H+ होना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा ही होता है। जरा चेक कर लो, ऐसा तो नहीं छूट गया। 4 दूनी 8H+, 8H+, ठीक तो है, यहाँ तक तो ठीक ही है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 5 थे Fe, एक मिनट। हाँ एक्चुअली क्या था यहाँ पर, क्यों नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा आ जाता है। देखिए इधर था आपका Fe, इधर था Fe2 था, बस इतनी सी बात है, तो हम बाद में सही कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं। बल्कि यही हमको देखना था, यहाँ पर था Fe। देखिए इस बात को समझ लीजिए, ये दोनों तरीके हो सकते हैं लगाने के। यहां पर था Fe2 और इधर है Fe, तो यानी या तो हम यहां पर लिखे 2Fe, तभी सही होगा, नहीं तो ये गलत हो जाता थोड़ा सा। यहां पर हम क्या काम करें, 2Fe कर लेते हैं, अगर इस बात को भी समझ लीजिए। तो जब हम 2Fe करेंगे, अगर लिखे थे Fe कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर 2Fe हम लिखे तो देखिए, तो फिर बाद में कुछ नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो 2Fe जब करेंगे तो अभी तो कोई मतलब है नहीं, यहां पर फिर हम कितना कर लें, यहां पर फिर कर ले, यहां पर फिर करना पड़ेगा 2Fe, ठीक। और जब यहां 2Fe करना पड़ेगा तो फिर जब हम Fe बराबर कर लें तो यहां पर भी 2 करना पड़ेगा, ठीक। और जब यहां 2 करना पड़ जाएगा तो फिर ये हमारी हो जाएगी 2Fe, और ये 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा। अब जब यहां 2 हो जाएगा तो देखिए फिर इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे, 2 से, इसको 2 से गुणा कर लेंगे, और इसको दूसरे वाले को कितने से, 5 से, यानी यहां पर तो 5 ही था, यहां तो कोई चेंज हुआ नहीं, केवल यह बात आ गई नहीं, क्योंकि जब हम 2Fe को साथ में लेकर के चलेंगे तो Fe परमाणु पहले बराबर कर लेंगे, इधर भी 2 करना पड़ेगा। जब इधर 2 करना पड़ेगा तो इधर 2 दूनी कितने हो गए, 4, और इधर हो जाएंगे 3 दूनी 6, तो दो धनावेश इधर ज्यादा हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे। तो इधर है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर है 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसके गुणांक से इसको गुणा, इसके गुणांक से उसको गुणा। जब ऐसा कर देंगे तो फिर क्या होगा, मैं इसी में चेंज कर देता हूं, जिससे बाद में कुछ लड़के कंफ्यूज होने लगते हैं, इसलिए मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा फिर, अब हो जाएगा आपका, मैं छोटा कह देता हूं, देखिए अब जब इसको आप 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस, जब इसको आप 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2MnO4 माइनस, प्लस 8 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16H+। ये 8H की जगह पर कितना हो जाएगा, 16H+ हो जाएगा। चलो ये मैं मिटा दूं, इस रिएक्शन को ही मिटा दूं, फिर से लिख दो, ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद वाले झंझट में आपको समझने में दिक्कत हो सकती। चलिए यहां पर हो जाएगा, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2MnO4 पर
1 माइनस प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16H प्लस 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो काट ही चुके हैं, ये 10 हो जाएगा, तो फिर काटना उचित नहीं रहेगा, काटना नहीं उचित रहेगा। हम काटने को यहाँ पर ये ऑप्शन हटा ही देते हैं। कटे नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन कटे नहीं है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं कटे, चूंकि हम गुणा कर रहे हैं दोनों को। ठीक, ये 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इज इक्वल टू Mn डबल प्लस Mn कितना 2Mn डबल प्लस 4 दूनी 8H2O। ये बात समझ में आ गई। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 अब क्या हो गई आपकी? इक्वेशन नंबर 2 ये वाली थी, इसको जब हम 5 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 10 Fe डबल प्लस गिव्स आउट 10 Fe ट्रिपल प्लस हो जाएगा 5 दूनी 10E माइनस। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप इसको जब हल करोगे तो यहां से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कट गए और आपकी फाइनल रिएक्शन हो जाएगी, फाइनल रिएक्शन बनेगी 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस 10 Fe डबल प्लस गिव्स आउट 2Mn डबल प्लस प्लस 8H2O प्लस 10 Fe ट्रिपल प्लस। ठीक, तो या तो ये रिएक्शन हमारी सही है, अदरवाइज इसका दूसरा रूप हम क्या लिख सकते हैं, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ था, K जुड़ा हुआ था, तो ये हो सकता है फिर 2K MnO4 पर MnO4, अब कोई माइनस नहीं रहेगा, 2K MnO4 प्लस। अब देखिए 16H है, तो जब हम इसको H के साथ में क्या था H2, तो कितना H2 बन जाएगा 8H2SO4, इसके साथ में क्या था H2SO4 था, 8H2SO4 प्लस ये क्या था FeSO4 था, तो हो जाएगा 10 FeSO4 गिव्स आउट 2 के Mn के साथ में क्या था 2MnSO4, तो हो जाएगा 2MnSO4 प्लस 8H2O, तो ऐसे ही बना रहा, इसको चाहो तो पहले लिखो या बाद में। अच्छा, इधर क्या था, ये था Fe2 का मतलब इसका आधा करेंगे तो 10 था, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 Fe2SO4 का होल राइज। ये बैलेंस रिएक्शन है। अच्छा, जो पहले हमने तरीका बताया था वहां पर फिर Fe को और इसको बाद में बैलेंस करना पड़ता, ठीक वो भी था, लेकिन चलिए ये उससे ज्यादा सही है क्योंकि बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप एक बार पुनः इसको समझ लीजिए, हो सकता है कुछ लड़के थोड़ा सा जब नई चीज हो जाती है तो कंफ्यूज होने लगते हैं। मैं पुनः बता रहा हूं, देखिए यहां से समझिए। सबसे पहले हम दी हुई अभिक्रिया को आयनिक फॉर्म में लिख लेंगे। आयनिक फॉर्म में लिखने के बाद में एक एक को हल कर लिया, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आई। Fe में जरा समझ लीजिए, Fe में क्या था, यहाँ पर Fe का 1 था और यहाँ पर थे 2Fe था, Fe2 का मतलब 2Fe था। ठीक, तो हमने पहले ही लिख लिया 2Fe वाला। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर जब सेकंड अर्धाभिक्रिया को लिखे थे तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए, Fe डबल प्लस गिव्स आउट 2Fe ट्रिपल प्लस, तो पहले हम Fe परमाणु बराबर कर लेंगे, इसलिए इधर 2 था तो इधर भी 2 कर लिया। अब हम आवेश चेक करेंगे, आवेश इधर होगा 2 दूनी 4, इधर होगा 3 दूनी 6, तो 2 इधर ज्यादा तो 2 इलेक्ट्रॉन ने जोड़ दिया, बस और कुछ करना नहीं था। ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद में ये हमारे रिएक्शन हो गई। अब पहली रिएक्शन में कितने 5 इलेक्ट्रॉन बाएं साइड में है, दूसरे में कितने 2 इलेक्ट्रॉन दाहिने साइड में है, तो इसके गुणांक से इसको गुणा कर दिया, इसके गुणांक से उसको गुणा कर दिया।
2 से गुणा करोगे पूरी इक्वेशन में गुणा जाएगा। जब पूरी इक्वेशन में गुणा जाएगा, जब पूरी इक्वेशन में गुणा जाएगा तो फिर ये आपका हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 8 दूनी 16H प्लस 5 दूनी 10E माइनस गिव जाओ 2Mn डबल प्लस 4 दूनी 8H2O। और ये वाली रिएक्शन बन जाएगी कन्वर्ट होकर के, ये हो जाएगी आपकी 5 दूनी, इससे अब हमारा कोई मतलब ही नहीं, इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ओके, अब देखिए, तो इसको आप 5 से गुणा कर दोगे तो 5 दूनी 10 Fe हो जाएगा, इसको 5 से गुणा करोगे ये भी 10 Fe हो जाएगा, लेकिन ट्रिपल प्लस रहेगा और ये 10 ही। अब ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, दोनों को जोड़ दिए, इधर बाएं साइड में 10 इलेक्ट्रॉन, इधर दाहिने साइड में 10 इलेक्ट्रॉन, कट गए इलेक्ट्रॉन, और जोड़ने पर एक रिएक्शन के पहले सब लिख लो लेफ्ट वाले, और फिर दूसरे के लेफ्ट वाले लिख लो, ऐसे ही राइट वाले लिख लो। अब चाहो तो यही सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी यही इक्वेशन पर्याप्त है। अदरवाइज में अगर आपकी हिम्मत हो तो पहले के साथ में देखो क्या लगा हुआ था, इसके साथ में क्या था, KMnO4 था, इसके साथ में H2SO4 था, इसके साथ में FeSO4 था, ये ऐसे था, बिल्कुल वैसे ही हम लिखते चले गए, बस बात खत्म हो गई। ये Mn++ उसमें लिखा था तो आप भी यहाँ पर Mn++ लिख सकते हो, अदरवाइज होता है वास्तव में MnSO4 ही है, तो हमने MnSO4 लिख दिया है यहाँ पर। आप चाहते तो वैसे ही लिखना था, इसलिए आप चाहते तो, है नहीं, हाँ, वहां पर आप Mn++ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपकी काफी समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।